हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की टेस्ट होगी आपकी, टेस्ट नंबर आपकी 26। टेस्ट नंबर है 26 और ये आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के 75 प्रश्न जो आपको सिलेबस से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करेंट अफेयर भी देखेंगे, मैथ रीजनिंग भी दिया गया है आपको। उसके अलावा साइंस के सवाल अलग हैं और सोशल साइंस के सवाल है। ठीक है, बिल्कुल जो सिलेबस के अनुसार आपको जो सिलेबस में पूछा गया है, दिया गया है, उसी के अनुसार आपको बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। 9 बजे से दोस्तों क्लास डेली चलती है, लाइव क्लास रात में। ठीक है, डेली लाइव क्लास आपकी 9 बजे से चलती है, 9 PM से, यानी कि रात्रि में। ठीक है, इवनिंग में। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज की क्लास। और आपको देखिए मैथ का भी सवाल दिया गया है, इसको आपको बनाना है। ठीक है, इसका आंसर भी मैं आप लोग को दे दूंगा। मैं चलता हूं यहाँ पर। आपको सबसे पहले करेंट अफेयर को देख लिया जाए, है ना। रीजनिंग का भी प्रश्न दिया गया है। ये सारे रीजनिंग आपको पूछा जाता है एग्जाम में। इस प्रकार के जरूर से जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, है ना। ये श्रेणी क्रम वाला भी आपको प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार के आपको पूछा जाता है, इस प्रकार के आपको बनाना है। ठीक है, तो 10 गो मैथ और 10 आपको रीजनिंग एग्जाम में पूछा जाएगा और ये आपको दिया गया है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अभी करेंट अफेयर से, क्योंकि करेंट अफेयर भी आपको एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा, है ना। 10 करेंट अफेयर और 10 करेंट अफेयर यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए पहला सवाल है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा करेंट अफेयर का, कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि हरित, है ना, हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है ना? जल्दी से आ जाइए, सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए। कॉपी कलम निकाल लीजिए। जिनको कुछ नोट करना है तो वो नोट भी करते चलिएगा, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा, है ना, हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र जो स्थापित किया जा रहा है वो विशाखापत्तनम में, है ना। कहाँ पे? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है दोस्तों? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, जल्दी से बताना है। बायोमास वाला, है ना, भारत का पहला बायोमास हाइड्रोजन प्लांट जो सबसे पहले स्थापित किया गया है वो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन केंद्र विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है। याद रखना है, एक चीज और याद रखना है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है बताइए। तो हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगा भैया, है ना। तो हाइड्रोजन, जी हाँ, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है ये शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये ट्रेन शुरू करने वाला जो पहला देश है वो है आपका चीन। याद रखिएगा, चीन हम लोग से काफी आगे है भाई, और उन्होंने ही हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू किया है। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू किया जाएगा, ये बताइएगा कि भारत में, है ना, भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो शुरू होगा दोस्तों वो होगा आपका हरियाणा राज्य में। तो देख रहे हैं, हाइड्रोजन से जितने संबंधित सवाल थे मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22 नंबर की। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई है बताइए दोस्तों। रामसर साइट क्या होता है ना, और अभी वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं भारत में,
जल्दी से बताइएगा, ये सवाल आपसे पूछ रहा है 2024 में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नई रामसर साइटें जोड़ी गई है ना। तो टोटल अभी भारत में कितने रामसर साइट हैं? टोटल की अगर बात करें भारत में अभी तो 80 है दोस्तों, है ना। टोटल 80 रामसर साइटें हैं। 2024 में 5 रामसर साइट जोड़ा गया, जिसमें दोस्तों तमिलनाडु में आपको दो जोड़ा गया, तमिलनाडु का था, और 3 कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, 2 तमिलनाडु के हैं और 3 कर्नाटक के हैं। तो टोटल 5 रामसर साइट जोड़े गए हैं, याद रखना है। कर्नाटक में कौन कौन से था भैया? तो कर्नाटक के अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व था, अधनासिनी एस्चुरी था और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व था। 3 था आपका। और आपका तमिलनाडु में कौन था? तो तमिलनाडु के कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्ग वुड सोला रिजर्व वन को शामिल किया गया है। वेटलैंड क्या होता है दोस्तों? रामसर साइट क्या होता है? ये वेटलैंड होता है। ठीक है, इसी को वेटलैंड भी कहा जाता है। ये अभी भारत में टोटल 80 रामसर साइटें हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 कह रहा है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा, है ना। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? ये आपसे सवाल पूछा है। तो 23 का क्या होगा? तो ये हुआ है भाई साहब आपके मुंबई में। ठीक है, कहां पे ये सम्मेलन हुआ है? तो मुंबई में हुआ है ये सम्मेलन, महाराष्ट्र की राजधानी में। यह जो आयोजन है ये ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडी ने सब प्रोग्राम के तहत ये किया है दोस्तों। ठीक है, यूएनडीपी यानी कि इंडिया और नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल के सहयोग से इसको किया गया है। तो मुंबई में ये आपको हुआ था, आपको जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन ध्यान रखना है आपका। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर की, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये है नीति आयोग का रिपोर्ट दोस्तों। ठीक है, नीति आयोग का रिपोर्ट, क्योंकि नीति आयोग को ही अब यहाँ पर लाया गया ना, पहले तो आपका पंचवर्षीय योजना था। नीति आयोग के अनुसार यहाँ पर कह रहा है दोस्तों पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट आई है? तो ये हो जाएगा आपका 29% से लगभग 11% तक। ठीक है, 29% से 11% ये यहाँ पर दिया गया है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग ने इसको हाल ही में जारी किया है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर कि मणिपुर राज्य की नियोरेम रोसीबिना किस खेल से संबंधित है? ये मणिपुर की है दोस्तों। आपको नाओरेम रोबिसिना जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये कौन सी खेल खेलती है? तो ये दोस्तों खेलती है आपको वुसु गेम। ये कौन सा गेम भाई? ये गेम है आपका वुसु। ठीक है, ये है आपका वुसु गेम, ध्यान रखिएगा। मणिपुर राज्य की नाओरेम रोसीबिना वुसु खेल खेलती है ना। और हाल ही में नाओरेम जो रोसीबिना को है, अंतर्राष्ट्रीय वुसु महासंघ ने वर्ष 2023 की महिला वुसु एथलीट घोषित किया है दोस्तों इसको। ठीक है, और इनको 2023 ईस्वी में, है ना, 2023 ईस्वी में रोसीबिना को आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है ना। तो ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों, याद रखना है। और वुसु खेल जो है ना चीन में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, चलिए वुसु खेल को दोस्तों इसको कुंगफू भी कहा जाता है। ठीक है, मार्शल आर्ट प्रथाओं के लिए ये प्रसिद्ध है ना। वुसु क्या है? इसी को कुंगफू भी कहा जाता है ना, मार धाड़ वाला। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर की, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है भैया?
बहुभाषी शिक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, वो केंद्र सरकार के द्वारा, वो कौन सा ऐप है? तो ये इस ऐप का नाम है दोस्तों अनुवादिनी। जी हाँ, इस ऐप का क्या नाम है? अनुवादिनी, याद रखिएगा। और शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए ही केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं 5 दिसंबर को। जी हाँ, कब मनाते हैं? इसको मनाया जाता है आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दोस्तों। 3 मई को क्या मनाते हैं हम लोग, है ना? 3 मई देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है 3 मई को हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नोट कर लीजिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं भाई? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, है ना? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। और 1 दिसंबर को तो आपको पता ही होगा विश्व एड्स दिवस, है ना? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर की, तुरग्या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। तुरग्या उत्सव जो मनाया जाता है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में, है ना? अरुणाचल प्रदेश से देखिए एक सवाल याद आता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन ध्यान में आता है। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है दोस्तों जो आपको चीन से भी सीमा बनता है, इसका म्यांमार से भी सीमा बनता है और भूटान से भी सीमा बनता है, यानी कि 3 देशों से सीमा बनती है इसकी। ये भी क्वेश्चन एक ध्यान में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में कौन सा महोत्सव हाल में मनाया गया है? तो बिहार के गोपालगंज जिला में दोस्तों थावे महोत्सव। अगर आपसे पूछे थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये बिहार के गोपालगंज में आयोजित किया गया था। ठीक है, एक अगर पूछे कि सिक्किम में कौन सा महोत्सव मनाया गया था, तो सिक्किम में हो जाएगा भूमचू महोत्सव, है ना? सिक्किम में हो जाएगा आपका भूमचू, है ना? भूमचू महोत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और एक असम में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो गज उत्सव महोत्सव, है ना? गज उत्सव महोत्सव ये होता है आपको असम में मनाया जाता है, गज उत्सव, है ना? काजीरंगा उद्यान में आयोजित होता है दोस्तों। और काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और वो असम में ही पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ से शुरू किया गया था? ये सवाल आपको बीपीएससी में भी पूछा गया था, है ना? इस सवाल पर दोस्तों बीपीएससी ने गलत जवाब दिया था, फिर बाद में बहुत इस पर बवाल भी हुआ था। भारत का प्रथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सेवा कहाँ शुरू किया गया था? क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ शुरू किया गया था? तो प्रथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की सेवा ये शुरू हुआ था आपको कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। 6 मार्च 2024, ध्यान रखना है 6 मार्च, है ना? 6 मार्च 2024 को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रथम अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है, और यह देश का प्रथम अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग है। भारत का प्रथम वाटर मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी, है ना? देखिए, अगर आपसे पूछे अंडर वाटर और एक होता है प्रथम वाटर, अगर आपसे एग्जाम में पूछे प्रथम वाटर मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई, तो प्रथम वाटर अगर सिर्फ कहे तब हो जाता आपको कहाँ दोस्तों? कोच्चि में, है ना? प्रथम वाटर सिर्फ कहे
तब हो जाता कोच्चि केरल में, है ना। कोच्चि कहाँ पड़ता है? कोच्चि केरल में, ठीक है। और ये हुआ था अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर अंडर वाटर कहे तब हो जाएगा कोलकाता, इसी को लेकर के कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगर आपसे कहे दोस्तों कि भारत में प्रथम मेट्रो की शुरुआत कब हुई, है ना, तो देखिए प्रथम मेट्रो की भी शुरुआत कलकत्ते में हुई थी और अंडर वाटर मेट्रो की भी शुरुआत कलकत्ते में हुई थी, ठीक है। तो प्रथम कलकत्ता, अगर प्रथम मेट्रो भी सिर्फ अगर पूछे तो वो भी कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, ये भी 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था, ठीक है। प्रथम मेट्रो की शुरुआत कलकत्ता में ही हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है आपका कि फरवरी 2024 तक में विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बताइए विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है फरवरी 2024 में? इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। देखिए विधि आयोग, है ना, विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि ये 22वां अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और ये 22वां होंगे, इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी ये होंगे दोस्तों आपके अध्यक्ष, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये प्रवीण जी आपको दिख रहा है ना, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपको कहे दोस्तों कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तब हो जाता रवनीत कौर, ठीक है। अगर पूछता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, नोट करिएगा, तो ये मिश्रा जी जो है ना, मिश्रा जी हैं आपके, अरुण कुमार मिश्रा, यही है आपके कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वेंकट रमन अनंत नागेश्वरम, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है कि जब ध्वनि, अच्छा अब तो यहाँ पर करेंट अफेयर समाप्त हो गया, अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन आपका साइंस का, ठीक है। साइंस में हम लोग देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होता है ना। जो ध्वनि है ना, ये किससे टकरा रही है? ठोस से, तो क्या होगा? ऑप्शन कह रहा है कि ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है, ध्वनि अवशोषित हो जाती है, ध्वनि परावर्तित हो जाती है, ध्वनि अपवर्तित हो जाती है। 31 का क्या होगा भाई? जब ध्वनि जो है किसी ठोस की सतह से टकराती है तो ध्वनि जो है ये अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है दोस्तों, जो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये दोनों आपको क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 32 नंबर कह रहा है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता दिखलाई पड़ता है, क्यों? बताइए दोस्तों प्रकाश जो है ना, ये हमेशा सरल रेखा में, अरे भैया पेन काहे नहीं चल रहा है, प्रकाश जो है ना ये सरल रेखा में गमन करता दिखलाई पड़ता है, क्यों? ये बताना है। तो ऑप्शन कह रहा है तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, परछाई बनाता है, परछाई नहीं बनाता है। 32 का आंसर क्या होगा? देखिए प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता दिखाई पड़ता है, इसका कारण है कि तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक। तरंग दैर्ध्य जो है ये बहुत ही, अरे यार ये चलता कहीं नहीं है जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है इसके वजह से। अगला प्रश्न है आपका कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा ये बताना है। ऑप्शन है कि एक व ध्रुव के मध्य होगा, या फिर छोटा होगा, या आभासी होगा, या सीधा होगा। कैसा होगा दोस्तों? अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होता है? हमेशा अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटा नहीं होता है, छोटा तो उत्तल दर्पण से होता है, उत्तल लेंस से होता है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। और देखिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए है ना, तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि किस अनुसार से आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप हमारे जुड़ सकते हैं, ग्रुप भी है, वहां पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, है ना, और इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है दोस्तों कि क्षितिज के पास जब चंद्रमा बड़ा दिखलाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? बताइए। क्षितिज के पास जब चंद्रमा बड़ा दिखाई पड़ता है, इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। जी हाँ, इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ये बड़ा दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एक एमीटर इंगित करता है। बताइए, एक एमीटर क्या इंगित करता है? ये पूछ रहा है। कूलॉम प्रति सेकेंड, विभव वृद्धि, दाब अथवा विभव, करंट प्रति सेकेंड। 35 का हो जाएगा कि एक एमीटर कूलॉम प्रति सेकेंड इंगित करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कूलॉम प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है कि दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? बताइए जल्दी से। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? कह रहा है कि उनका एक बाह्यतम सेल अपूर्ण है, उनके 2 बाह्यतम सेल अपूर्ण है, उनके 3 बाह्यतम सेल अपूर्ण है, उनका बाह्यतम सेल अपूर्ण है। तो दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? क्या होगा भैया, बताइएगा जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दुर्लभ मृदा तत्वों की 3 बाह्यतम सेल आपका अपूर्ण रहते हैं, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि दुर्लभ मृदा तत्व की कुल संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है। ठीक है, और बाह्यतम सेल अपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? ये काफी बढ़िया प्रश्न है। कौन सी गैस रंगीन होती है दोस्तों, ये बताइएगा। तो ये आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आपको दिखता है? नहीं दिखता है ना। नाइट्रोजन दिखता है? ये भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पर रंगीन कौन होता है? तो रंगीन हो जाएगा क्लोरीन। जी हाँ, क्लोरीन जो है इसका कलर हल्का सा हरा और पीला रंग का होता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये हरा और पीला रंग का होता है आपका क्लोरीन। ठीक ना। चलिए, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है और परमाणु भार 35.5 होती है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ पर करते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उपयोग हम लोग जल को साफ करने के लिए करते हैं, है ना। इससे बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 38 नंबर की दूध क्या है? बताइएगा, दूध क्या है? तो दूध ऑप्शन कह रहा है कि दूध परिक्षिप्त वसा है, जल में परिक्षिप्त वसा है, वसा में परिक्षिप्त जल है, तेल में परिक्षिप्त जल है। दूध जो है, दूध जल में परिक्षिप्त वसा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध जो है जल में परिक्षिप्त वसा है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूध में आपको दोस्तों सब चीज पाया जाता है, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ करके, है ना। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम अच्छा स्रोत होता है ना। इसमें विटामिन सी इसमें नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी, और इसमें आयरन तो होता होगा, लेकिन आयरन भी होता है, लगता है कि नहीं होता है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका 39 नंबर की पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों, है ना। पीएच मान में कह रहा है 7 से लेकर 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। इसका जो जवाब होगा जल्दी से बताइएगा। ए बी सी डी में क्या होगा? इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
ठीक है। पीएच स्केल किसने दिया है? तो पीएच स्केल देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन थे दोस्तों? वो थे स्केल सोरेनसन। जी हाँ, पीएच स्केल किसने दिया है? तो सोरेनसन ने दिया है। पीएच का मान कहां से कहां तक होता है? तो पीएच का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर के 14 तक के बीच में होता है, और ये किसने दिया है? ये आपको पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 40 नंबर कि कार्बन का जो समस्थानिक डेटिंग में प्रयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। ये तो काफी अच्छा आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो कार्बन C14 सबको याद होगा, है ना, कार्बन डेटिंग में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, है कि नहीं, कार्बन C14। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कार्बन डेटिंग विधि की खोज किसने किया था, तो एफ लीबी नामक वैज्ञानिक ने, है ना। कार्बन डेटिंग विधि की खोज किसने किया था? एफ लीबी, है ना, लीबी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन जो स्टेरॉयड है ना, वो कौन सा विटामिन है जो स्टेरॉयड है? ये आपको बताना। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है। तो स्टेरॉयड कौन सा है दोस्तों? स्टेरॉयड हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी स्टेरॉयड है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए तो जल्दी से, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? मैंने कई बार बता चुका हूं, रेटिनॉल। याद रखिएगा, रेटिनॉल। और इसकी कमी से क्या होता है भाई? रतौंधी होता है। ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम को याद रखना है, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन। और जिसकी कमी से क्या होता है? रक्ताल्पता होता है ना। यह मुख्यतः कोबाल्ट की कमी से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 42 नंबर। 42 कह रहा है दोस्तों कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? बताइए, है ना। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच में जो संतुलन बनाए हुए रखता है वो क्या है? तो वो है हमारे शरीर में दोस्तों फास्फोरस। जी हाँ, वो क्या है? फास्फोरस होता है। ठीक है, याद रखना है, फास्फोरस, है ना। रक्त का, अच्छा, रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है बताइए तो? रक्त का पीएच वैल्यू 7.4, नोट करिएगा, है ना। अगर पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है, 7 से क्या है? अधिक है, तो इसको क्या कहते हैं? 7 से अधिक रहेगा तो इसको क्षारीयता कहते हैं। 7 से अगर दोस्तों क्या है? कम है, 7 से अगर कम है तो क्या कहेंगे? इसको अम्लीयता कहेंगे। और अगर 7 है ना, 7 के बराबर है तो इसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे, याद रखिएगा। और पीएच वैल्यू 0 से 14 तक होता है, क्योंकि पीएच मान से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। पीएच स्केल किसने दिया है? सोरेनसन के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? बताइएगा, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? 43 का आंसर क्या होगा? तो मलेरिया परजीवी की खोज किया गया था आपको डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। कहाँ गए रोनाल्ड रॉस जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। मलेरिया क्या है दोस्तों? तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है ना, और मादा एनोफिलीज मच्छर के ये काटने से फैलता है, याद रखिएगा। हैजा मलेरिया जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? जैसे हैजा आपका जीवाणु जनित रोग है, क्षय रोग है, प्लेग है, काली खांसी है ना, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, 44 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मानव में अनिषेचित अंडाणु में क्या होता है? बताइएगा, मानव में अनिषेचित अंडाणु में क्या होता है? 2 X गुणसूत्र होते हैं, एक X एक Y, एक X गुणसूत्र या फिर एक Y गुणसूत्र। 44 का क्या होगा? देखिए, मानव में अनिषेचित अंडाणु में दोस्तों एक X गुणसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको पता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या मानव में जो होती है दोस्तों वो होती है आपको 23 जोड़ा, है ना। जोड़ा अगर पूछे तो 23 हो जाएगा, अगर टोटल कहे तो इसका 46 हो जाएगा।
ठीक है, 46 हो जाएगा। अंडाणु में दोस्तों 22 प्लस x गुणसूत्र होते हैं और शुक्राणु में 22 प्लस y गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को विशिष्ट पर निर्मित किए गए हैं, जो कहाँ से लिया गया है? विषाणु से, जीवाणु से, कीट से या पौधा से? देखिए कपास जो है ना, कपास के कीट प्रतिरोधी पौधे आनुवंशिक जीन द्वारा एक जीन को विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा उसमें प्रविष्ट कर बनाए गए हैं। यह जो है जीन जीवाणु से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, यह जीन किससे प्राप्त किए गए हैं? तो जीवाणु से प्राप्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसका बी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है रात में, है ना, 9 बजे रात में यानी शाम में जो भी कहिए। ठीक है, तो 9 बजे से आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको 9 बजे से डेली टेस्ट मिल सके, आपका रिवीजन हो सके, है ना। यही एक माध्यम है दोस्तों जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डेली, है ना, मंडे से लेकर के संडे तक आपकी टेस्ट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है और अभी 26 चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर। 46 कह रहा है दोस्तों कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? है ना, तो एक मनुष्य के जीवन जो है वो पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि को ही पारिस्थितिकीय पदछाप उसको कहा जाता है ना, पारिस्थितिकीय पदछाप उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 47 की प्रश्न की किसी फल में असली यानी कि ट्रू तथा नकली यानी कि फॉल्स फलों के गुण सम्मिलित हैं। बताइए दोस्तों किस फल में असली और नकली फल के गुण सम्मिलित हैं, है ना, वो कौन से फल हैं? फल तो डेली हम लोग खाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर। ठीक है, डी नंबर जो आपका आंसर होगा, यानी कि काजू जो है, काजू में असली यानी ट्रू और नकली यानी कि फॉल्स फलों के गुण इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर कि खाद जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार से होता है? बताइए, खाद जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, चतुर्दिशीय होता है या त्रिदिशीय होता है? देखिए खाद जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, हमेशा एक दिशीय होता है, याद रखिएगा, है ना। कैसा होता है? हमेशा एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 में आपको क्या करना है यहाँ पर? तो रुधिर संचरण लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, नहीं वाला आपको बताना है ना। एक तरफ रक्तदाता है, एक तरफ प्राप्त करता है ना, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो रक्तदाता अगर मान लीजिए देने वाला अगर ए है तो लेने वाला ए और बी ले सकता है, ये आपको मिलाना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ए वाला ए बी ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। बी जो रक्त है उसको बी और ए बी ले सकता है, ये भी ठीक है। और ए बी जो है, ए बी जो है दोस्तों वो सभी से ले सकता है ना, तो भी कहा जाता है ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही, मतलब सबसे ग्रहण कर सकता है। और जो ए रक्तदाता है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ए और ए बी से ले सकता है ना। और बी जो है वो बी और ए बी से प्राप्त करता है। और जो ओ है वो दोस्तों किसी को नहीं दे सकता, ये बिल्कुल गलत है ना, ये सबको दे सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, आपका ऑप्शन गलत यहाँ पर दिया गया है ना। सार्वभौमिक रक्तदाता इसको कहा जाता है दोस्तों, ओ को, है ना, सार्वभौमिक। चलिए, तो आंसर हो गया आपका आंसर नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 50 है कि मनुष्य की कपाल में कितनी हड्डियां होती है? अस्थि मतलब हड्डी, है ना। तो मनुष्य के कपाल में, आपके कपाल में कितनी हड्डी गिने कभी? तो गिन लीजिएगा। आज बता देते हैं कि मनुष्य के कपाल में, है ना, 8 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 8 हड्डी होती है भैया मनुष्य के कपाल में। ठीक है, पता कर लीजिएगा, ठीक ना।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 8। ठीक है, चलिए। और मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है ना? मस्तिष्क का वजन अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो वो होता है दोस्तों 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक वजन होता है मनुष्यों के मस्तिष्क का, है ना। 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक। मनुष्य मस्तिष्क जो हमारा है ये सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? तो सबसे विकसित भाग को कहा जाता है सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम कहा जाता है दोस्तों, सबसे विकसित भाग को कहते हैं, है ना। चलिए, दर्द है, गर्म है, ठंडा है, ये जो एहसास होता है ये किसके द्वारा होता है हमारे शरीर में? तो थैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है, वो भी मस्तिष्क में ही होता है। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न, आपका 25 प्रश्न। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे करेंट अफेयर, अब है 51 नंबर। चलिए, कह रहा है कि कौन सा विद्रोह और आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? गजब का सवाल है भाई, ये सवाल देखे हैं, है ना। लंबी दाढ़ी रखने पर दोस्तों, है ना, कर लगाए जाने के कारण एक विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। वो कौन सा आंदोलन है? उसको कहते हैं बहावी आंदोलन। ठीक है, उसको कहते हैं बहावी आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। बहावी आंदोलन जो हुआ था ये लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। बहावी आंदोलन जो था ये भारत में, इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, बहावी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी इसके संस्थापक थे, है ना। बहावी आंदोलन जो था दोस्तों एक मुस्लिम सामाजिक, धार्मिक और पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 52 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा दोस्तों। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर। ये किया गया था आपको अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा हुआ था, याद रखना है, स्वदेशी बांधव समिति, है ना। और ये हुआ था कब इसका गठन हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1905 में ही स्वदेश बांधव समिति का गठन हुआ था, किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। 1905 में और क्या हुआ था? तो आपको पता है कि बंगाल का विभाजन भी हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन जो हुआ था तो महात्मा गांधी जी के साथ तो बहुत सारे लोग थे। ठीक है, बहुत सारे लोग थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, आपको महादेव देसाई थे, महादेव देसाई देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है। उसके अलावे आपको नरहरि पारिख थे, नरहरि पारिख भी ऑप्शन में दिया गया है। जेबी कृपलानी थे, कृपलानी जी भी ऑप्शन में दिया गया है। अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजहरुल हक थे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। बी भी सही है ना, डी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चंपारण जो हुआ था ना आपके, ठीक है, नील के विद्रोह, नील आंदोलन जो हुआ था आपका, तिनकठिया पद्धति भी इसको कहा जाता है ना। अप्रैल 1917 में हुआ था, है ना। और गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा, है ना। गांधी जी को आमंत्रण करने वाले थे राजकुमार शुक्ल, और गांधी जी आपको आए थे। तिनकठिया पद्धति यानी कि 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर मजबूर किया जाता था दोस्तों आपको नील की खेती करने के लिए, है ना, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? दोस्तों बताइएगा, है ना। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो बहुउद्देशीय परियोजना जो शुभारंभ किया गया था, है ना, वो हुआ था दोस्तों आपको आंसर नंबर
इसका भी जो आंसर होगा वो 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर हो जाएगा टिहरी बांध आंदोलन, है ना, टिहरी बांध आंदोलन, और इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, है ना। तो ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, है ना। टिहरी बांध आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 से अधिक होगा आपका, ठीक है। 1 से अधिक यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई नंबर होगा, 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। टिहरी बांध, एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है, और नर्मदा तो आपको पता ही है कि नर्मदे नदी पर होगा, है ना। अगर आपसे कहे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तब आपको जवाब देना होगा अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक ना। चलिए, टिहरी बांध आंदोलन अगर कहे दोस्तों ये कब शुरुआत हुआ था टिहरी बांध आंदोलन, तो 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। देखिए, जब हम जिस क्वेश्चन का बताते रहें, जिस क्वेश्चन के बारे में चलते रहे, उसी क्वेश्चन को आपको देखना है ना, नीचे वाले क्वेश्चन को ही फिलहाल नहीं देखना है, ठीक है। जब हम नीचे आएंगे तब इस पर आपको ध्यान देना है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55 नंबर 55 नंबर कह रहा है कि खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए दोस्तों, है ना। किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास किया था किसने, खुद्दीराम बोस, और ये हुआ था दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर में। जी हाँ, वो बिहार का जो मुजफ्फरपुर है ना, लीची प्रसिद्ध स्थान है, तो खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56 नंबर कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। ये तो काफी बार पूछा गया प्रश्न है। सरदार उधम सिंह जो मारे थे दोस्तों, वो माइकल ओ डायर को मारे थे, और कहाँ मारे थे, एकदम उसके घर में ढूक के मारे थे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका, माइकल ओ डायर को मारे थे, ठीक है। उधम सिंह ने 13 अप्रैल, याद रखना है, 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी। सोच लीजिए कितना मतलब कि जबरदस्त व्यक्ति थे भैया, है ना। इनको डर नहीं था, इंडिया से गए लंदन सिर्फ उसको मारने के लिए, एकदम घर में ढूक के ठोक दिए, ठीक ना। इसको कहते हैं उधम सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 57 नंबर की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पढ़े हैं ना, 8वां क्लास में लगता है पढ़ने के लिए, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, कहाँ पर हुई, तो ये ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई थी, और उनकी मृत्यु हुई थी 18 जून 1858। जी हाँ, 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ग्वालियर के फूल बाग नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक भी है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था गांधीवादी योजना को, तो वो करने वाले कौन व्यक्ति थे, श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने ही दोस्तों आपको गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था 1944 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, जिसमें गांधीवादी योजना में क्या था, तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, है ना, इसको प्राथमिकता दिया गया था। और गांधी जी इसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहते थे, है ना, कि कैसे लघु उद्योग को बढ़ाया जाए, कुटीर उद्योग को बढ़ाया जाए, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू हुआ था 1793 में, ठीक है। 1793 ईस्वी में दोस्तों इसको लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है। और यह व्यवस्था जो था वो आपको बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60 नंबर, और वीडियो को आपको लाइक भी कर देना है। अभी तक बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए हैं और करते भी नहीं हैं, पता नहीं उनको क्या मन में रहता है कि लाइक करेंगे तो सर को लगता है 2-4 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अरे भैया, एक चमन्नी नहीं मिलता है लाइक करने से, ठीक है। बस अच्छा लगता है कि आपने वीडियो हमारा लाइक कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको 60 नंबर की, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अबुल कलाम आज़ाद, तो इनके द्वारा जो पत्रिका संपादित किया गया था उस पत्रिका का नाम है अल हिलाल। क्या नाम है? अल हिलाल पत्रिका, है ना। तो अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। और ये पत्रिका जो था दोस्तों, ये साप्ताहिक पत्रिका था, उर्दू पत्रिका था, और इसको जो आपको संपादित किया गया था 1912 ईस्वी में, ठीक है। यह ध्यान रखना है, वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का प्रारंभ हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और फिर इस पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया था आपको 1914 में, है ना। 1914 में फिर इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। देखिए, कुछ यहाँ पर पुस्तक और समाचार पत्र हैं, उसके लेखक आपको पूछा जाता है, जैसे कि इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कौन है? आर.सी. दत्त हैं। द ग्रेट रिवेलियन का कौन है? अशोक मेहता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया के कौन है दोस्तों? सरोजनी नायडू है। द कॉमरेड के कौन है? तो मौलाना मोहम्मद अली हैं। और जमींदार के लेखक कौन है? तो मौलाना जफर अली खान है। तो महत्वपूर्ण ये पुस्तकें मैंने अभी आपको बताया, इसके लेखक आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि जीटी ट्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? देखिए, एम, पीएम, है ना, बीएम, बहुत प्रकार के जलवायु का क्षेत्र यहाँ पर बांटा गया है। तो यहाँ पर ट्रिवार्थ के अनुसार पूछ रहा है कि भारत में एम प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पर होता है? तो वो पश्चिमी घाट क्षेत्र में आपको मिलेगा, है ना। तो अब जो क्वेश्चन आ गया है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। तो ट्रिवार्थ के अनुसार दोस्तों जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट कौन सा? ये देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये बाउंड्री, ये है पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न ये घाट आपको इसको कहा जाता है। और ये वाला जो है इसको कहते हैं दोस्तों ईस्टर्न घाट, और ये वाला वेस्टर्न, क्योंकि इधर है पूर्व तो पूर्वी घाट, इधर पश्चिम तो पश्चिमी घाट कहा जाता है कि नहीं। पश्चिमी घाट यहाँ दोस्तों आपको गुजरात से लेकर के आपको यहाँ एकदम केरल तक आपको फैला हुआ है ना। पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये क्या है? आपको क्रम में है, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत क्या है? ये बीच बीच में दोस्तों टूटा हुआ है ना। बीच बीच में क्या है? पूर्वी घाट पर्वत ये टूटा हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि जितनी भी नदियां बहती है वो दोस्तों पूरब की ओर बहती है, और इसके वजह से क्या हुआ है? पूर्वी घाट पर्वत को काट दिया गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर सवाल कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पन्न स्थल आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया सवाल कह रहा है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में दोस्तों सक्रिय रहने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका उत्पत्ति कहाँ पर होता है? मैंने कितने बार आप लोग को समझा चुका हूँ। जैसे देखो, ये वाला भैया आपका हमारा भारत है, प्यारा देश भारत हमारा है। एक छोटा सा प्यारा भारत बना रहा हूँ, है ना। ये हमारा छोटा भारत बन गया, और ये आपको एशिया भारत आता है ना। और देखिए यहाँ पर मान लो आपका क्या है? यूरोप है, उसके नीचे आपको भूमध्य सागर है, उसके नीचे आपको क्या है? ये है आपको अफ्रीका महादेश। तो ये जो भूमध्य सागर आपको दिख रहा है, तो यहीं से दोस्तों आपको क्या है? ये चक्रवातीय हवा यानी पश्चिमी विक्षोभ उठता है ना। इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, तो इसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। और ये जाड़े के दिनों में आता है, शीतकाल में आता है, ठीक है। और यहाँ से आते हुए, है ना, यहाँ से आता है दोस्तों, और ये हिमालय पर्वत है, भारत में हिमालय पर्वत है। तो हिमालय से टकराता है और एक भाग आ जाता है भारत में, इसका एक भाग चल जाता है चीन के तरफ भी, ठीक है। तो ये भारत में जब आता है ये चक्रवातीय हवा, तो भारत में ये वर्षा करती है ना। भारत में वर्षा करती है उत्तर पश्चिम भारत में, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, थोड़ा बहुत अंश इसका बिहार उहार में भी देखने को मिल जाता है। तो ये होता है, कहाँ पर उठता है? तो ये चक्रवात उठता है आपको पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय जो तटीय क्षेत्र है वहां से ये हवाएं उठती है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देखिए, जाड़ा के दिन में ना भारत में दो जगह बारिश होती है। एक तो होता है दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा, एक होता है भारत में दोस्तों आपका
यहाँ पूर्वी घाट पर वर्षा, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पर भी जाड़े में होता है, नवंबर दिसंबर में, लौटते हुए मानसून से होता है ना, नवंबर दिसंबर में होता है ना, जाड़े के दिनों में। और ये होता है नॉर्थ ईस्ट से आती है हवाएं, और ये बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेती है, और ये पूर्वी घाट में टकराती है और यहाँ पर बारिश कर देती है। ठीक है, तो ये कोरोमंडल तट पर बारिश होता है, क्योंकि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और यहाँ पर जाड़े के दिन में बारिश होती है। तो भारत में जाड़े दिन में दो जगह बारिश, एक तो यहाँ पर और एक आपको यहाँ पर, तो दो जगह बारिश होती है जाड़े के दिन में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर। कह रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, बताइए। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का जो विस्तार है ये कहाँ पे है? देखिए, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ जो हो जाएगा ना, ये विंध्य पर्वत जो आपको दिख रहा है, ठीक है, विंध्य पर्वत के दक्षिण ओर वह प्रदेश जहां से दक्षिण भारत के रास्ते जाते हैं। अब सतपुड़ा विंध्य पर्वत हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी के मध्य विंध्याचल पूर्वी घाट सतपुड़ा तक। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि विंध्य पर्वत के नीचे जितने भी हैं, है ना, विंध्य पर्वत के नीचे जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे आपको किसमें, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ में। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऐतिहासिक दक्षिणा पथ जो क्षेत्र आता है वो भारत में जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के नीचे जितने भी क्षेत्र आ जाएंगे ये सब दक्षिणा पथ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। महानदी, है ना, कौन सा बांध, किसको नहीं पता है, हीरा कुंड बांध। हीरा क्या है, महान है ना। हीरा सबके पास नहीं होता है, मेरे पास तो नहीं है, पता नहीं आप लोग के पास तो होगा ही। ठीक है, तो हीरा क्या होता है, बहुत महान चीज होता है भैया। तो ये हीरा कुंड बांध है, आपको याद रखना है किस नदी पर है, महानदी पर है। हीरा महान है यानी महानदी पर है, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है ना, विश्व का सबसे लंबा बांध है आपको हीरा कुंड बांध है। हीरा महानदी, महानदी कहाँ बहती है अगर आपसे पूछे तो ये ओडिशा राज्य में बहती है ना। ओडिशा, उड़ीसा नहीं लिखिएगा, ओडिशा, क्योंकि इसका नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ओडिशा हो गया है अब। ठीक है, महानदी की लंबाई कितनी है, 851 किलोमीटर। ठीक है ना, याद रखिएगा। महानदी कहाँ से निकलती है तो छत्तीसगढ़ से निकलती है दोस्तों, सिहावा पहाड़ी से। ठीक है, और हीराकुंड बांध तो आपको याद ही रखना है, विश्व का सबसे लंबी बांध है, ये मानव निर्मित है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 65 नंबर कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने। श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है, उजला, और उजला क्या होता है, दूध, है ना। तो इसको दूध क्रांति भी कह सकते हैं, श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये श्वेत क्रांति दोस्तों, इसके जनक कौन है, वर्गीज कुरियन, है ना। श्वेत क्रांति किस चीज से संबंधित है, तो एक तो हो जाएगा दूध से संबंधित है ना, दूध के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन महोदय, इसके जनक माने जाते हैं। वर्गीज कुरियन कौन थे दोस्तों, तो एक भारत के ही थे, एक सामाजिक व्यक्ति थे, है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर की जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, बताइए अर्थ क्या होता है जैव विविधता का। जैव विविधता का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति से। नामे है जैव मतलब जीव, विविधता मतलब प्रकार, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति, इसी को तो जैव विविधता कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए, सी नंबर आंसर होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। जैव विविधता दोस्तों 4 प्रकार है। एक तो अनुवंशिक जैव विविधता होता है, एक प्रजाति जैव विविधता होता है, एक पारिस्थितिक जैव विविधता होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 नंबर कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा है। दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है। दक्षिण अमेरिका क्या है, तो दक्षिण अमेरिका एक महादेश है
है ना, दक्षिण अमेरिका महादेश है। और यहाँ खनिजों का भंडार कहाँ पर पाया जाता है, तो खनिजों का भंडार दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के पठार में पाया जाता है। ठीक है, ब्राजील जो देश है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ना। ऑप्शन नंबर हमारा 67 का ए हो जाएगा, ब्राजील का पठार। ठीक है, और ब्राजील में ही एक नदी बहती है जो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन जिसका है वो है अमेजन नदी। नाम सुने होंगे ना, तो अमेजन नदी आपको ब्राजील में ही बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ। देखिए, ग्रेट वाले जितने भी शब्द आएंगे वो सारे आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, है ना, तो ये सारे हो जाएंगे कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है भाई, मरुस्थल, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है ना दोस्तों, बहुत बड़ा मरुस्थल है। वहाँ पर अधिकतर वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र ही है ना। सिर्फ जो किनारे किनारे जो ये तट आपको दिखता है ना, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है, तो ये किनारे किनारे सिर्फ लोग रहते हैं। बाकी ये पूरा क्या है, पूरा आपको बंजर क्षेत्र है ना। बस किनारे किनारे लोग यहाँ पर, जनसंख्या वहाँ पर पाया जाता है। बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया बंजर बंजर है। ठीक ना। चलिए, तो ये ग्रेट विक्टोरिया क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर की, भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय जो निर्मित हुआ था भारत की केंद्रीय सरकार का, ये हुआ था आपको 2004 में। ठीक है, 2004 में हुआ था दोस्तों पंचायती राज। ऑप्शन याद रखना है बी नंबर। ठीक ना। चलिए भैया, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। कौन विश्वास करता था दोस्तों कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। 70 का आंसर क्या होगा, 70 का आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी ऊपर सवाल जो बताए थे पंचायती राज मंत्रालय वाला, इसका आंसर था 2004। अगर आपसे पूछता कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज दिवस। तो ये दिवस आप नोट करिएगा 24 अप्रैल को, है ना, 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था, पंचायती राज जो व्यवस्था भारत में है दोस्तों, ये बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित था आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है ना। तो भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वो किससे प्रतिबंधित है दोस्तों, 71 का क्या होगा ये बताइएगा। तो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। अच्छा, जो हम क्लास आप लोग को डेली लेते हैं, मान लीजिए 9 बजे से, है ना, तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, खराब लगता है ना, नीचे कमेंट करके बताइएगा तो ये कैसा लगता है, अच्छा लगता है, खराब लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, और खराब लगता है तो डिसलाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, क्या इसमें बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रकार के सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब मैं दूंगा। अरे देखिए, गलतियां सभी से हो सकती है ना, अगर बीच में कहीं कुछ गलती होता है तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गलती तो हर एक इंसान से होता है कि नहीं। तो आप कमेंट करके थोड़ा सा बताइएगा कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अच्छा लगता हो तब। ठीक है, अगर कुछ आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा तब, कि हाँ कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, डेली ऐसे ही 9 बजे आकर के, जब कोई फ़ायदा नहीं है तो क्यों आइएगा, है कि नहीं। फ़ायदा अगर है तो इसको थोड़ा सा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, है ना, डेली इसको देखिए क्लास को। तो इसका 71 का आंसर क्या होगा जो बताना है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे। तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है दोस्तों, ये न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है ना, न्यायिक समीक्षा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72 नंबर की, संघ की राजभाषा हिंदी
और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा। संघ की जो राजभाषा है हिंदी और लिपि क्या है हमारा? देवनागरी है। इसका जो उल्लेख है दोस्तों ये अनुच्छेद कितने में किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपका 343 है ना। 343 में आपको इसका वर्णन किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 343 में है, अनुच्छेद 51 में है, मैंने कई बार बताया हूँ। ये क्या है आपका अनुच्छेद 51 में? जल्दी से बताइएगा। 280 में क्या है? वित्त आयोग, मैंने कितना बार बता चुका हूँ है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा खुद ब खुद, ठीक है। चलिए, अगर ये है देखिए हिंदी से संबंधित क्वेश्चन था, तो अब हमें बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, है ना। 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, याद रखिएगा। और ये जो अनुच्छेद 343 है, ये भाग कितने में आता है दोस्तों? ये भाग आपका 17 के अंतर्गत आता है। भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है भाषा से संबंधित। अभी हमारे देश में कितने भाषा को मान्यता दिया गया है? तो टोटल 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। जब हम आज़ाद हुए थे तो कितने भाषा को मान्यता था? तो 14 भाषा को मान्यता दिया गया था। वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है ना। ये भाषा जो है दोस्तों अनुसूची कौन में है? तो 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ये सारे सवाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। कोई एक सवाल रखने से काम नहीं चलने वाला है, पूरा होना चाहिए, ठीक है, एकदम निचोड़ होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए, है ना, आपका राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए दोस्तों ये आयु पूछा जाता है कितनी होनी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग को आज सब बता देता हूं। तो लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए उम्र होनी चाहिए 25 साल। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 25 साल के व्यक्ति भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं तो। अगर रहे राज्यसभा का बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 30 साल। अगर वो व्यक्ति राज्यसभा से हैं तो वो 30 साल के होना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे कि मनमोहन सिंह हमारे राज्यसभा से थे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष, सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल उम्र चाहिए। अगर कहें मुख्यमंत्री बनने के लिए तो 25 साल, है ना, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, है कि नहीं? ये आपको याद रखें। मुखिया बनने के लिए कितना साल? मुखिया बनने के लिए 21 साल, ठीक है, मुखिया बनने के लिए 21 साल। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 74 की कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषित है किससे? कल्याणकारी राज्य जो मूलतः संश्लेषित है ये किससे है? उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, फासीवाद। क्या होगा दोस्तों 74 का? देखिए कल्याणकारी राज्य जो मूलतः संश्लेषण है ये आपका आंसर हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद, ठीक है। कल्याण ऐसे ही होगा, जब तक उदार नहीं होगा और समाज एक नहीं होगा तब तक कल्याण कैसे होगा? तो कल्याणकारी राज्य जो मूलतः संश्लेषित है वो उदारवाद और समाजवाद से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल है, ठीक है, आज का अंतिम सवाल है। अंत भला तो सभी भला हो सकता है, ऊपर वाले कृपा करे सब पर। प्रश्न कह रहा है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है ना। एक पंचायत समिति जो है दोस्तों किस स्तर पर, है ना, एक पंचायत समिति, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना करती है? जिला स्तर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, अनुमंडल स्तर। तो पंचायत समिति होता है दोस्तों ब्लॉक स्तर पर ना, या जिला पे होता है? जिला पे नहीं होता है, ग्राम पे नहीं होता है, अनुमंडल पे नहीं होता है, ब्लॉक स्तरीय निकाय होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना, सी नंबर हो जाएगा। प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है ना। ब्लॉक स्तर यानी प्रखंड स्तर, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्यों के इसमें बहुत सारे शामिल होते हैं और लगभग दोस्तों 5000 की आबादी पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। एक सदस्य इसमें दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे? तो इसके मुखिया होंगे, यहाँ पर शामिल होंगे इसमें, है कि नहीं? मुखिया जी तो रहेंगे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे मुखिया जी?
हाँ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है ना, इसका भी कार्यकाल 5 साल होता है। चलिए भैया, तो आज का ये रहा टेस्ट, आपको कैसा लगा बताइएगा, अपना अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा सभी लोग, है ना, और इसके बारे में बताइएगा। इसमें आपको पीडीएफ भी यहाँ पर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। और ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना होगा, तो ये आपका थोड़ा सा चार्ज आपको पॉकेट ढीला करना पड़ेगा, है ना। तो पॉकेट ढीला कैसे होगा भैया, तो बेल्ट ढीला नहीं करना है, 399 रुपया का पेमेंट करना है ना। ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से। जो हमारे नए शिक्षक हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं इसमें, तो आप इसमें जुड़ जाइएगा, है ना। 7857824310 इतना पर आपको फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से पे करना होगा। अगर आप फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं, अपने मित्र से भी आप कर दीजिएगा, और अपने नंबर से हमें मैसेज कर दीजिएगा इसी नंबर व्हाट्सएप पर, यानी कि स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा इसी नंबर पर, है ना। क्योंकि पेमेंट तो कर दिए आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट बहुत सारे लोग नहीं भेजते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट कैसे भेजना है, तो नंबर को सेव कर लीजिएगा मोबाइल में। सेव करने के बाद व्हाट्सएप में जाके सर्च कीजिएगा उस नंबर को, तो आ जाएगा, और उसी पर आपको भेज देना है, ठीक है। फिर आपको मैं सारे पीडीएफ नोट्स आपको भेज दूंगा। पीछे जितनी क्लास हो गई है वो भी मिल जाएगी, और आगे जो क्लास होते रहेगा आपको एग्जाम तक मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। कोई मंथली चार्ज नहीं लगेगा। गुड नाइट सभी लोगों को, फिर मिलेंगे हम लोग कल। अगर कुछ सवाल रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।